नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज में चर्चा करेंगे 68 एंड 69th अमेंडमेंट 1991 की। जानेंगे एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस किए गए और 69th काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक स्पेशल अमेंडमेंट जो ऐड किया गया था जिससे दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेंबली मिली। तो जानेंगे एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था, क्या दिल्ली के पास पावर्स हैं, किस तरह से दिल्ली जो है वो ऑपरेट होता है। इसके अलावा अगर आप जुडिशियल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके कोर्सेज हमारे से परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @कपिल लाइव पे। यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। @कपिल सिक्का पे भी आप मुझे ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं 68th अमेंडमेंट 1991 की। देखिए, ये पहले ही अमेंडमेंट का कॉन्टिन्यूशन है। जैसे कि आपको पता है कि 3 साल से ज़्यादा 356 में प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी या फिर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी जो है वो अलाउड नहीं थी। तो इसी के चलते आप देख रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय तक पंजाब के लिए ये प्रोक्लेमेशन जो है बढ़ाया गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे फिर से आपने देखा जो प्रोक्लेमेशन है वो 6 महीने के लिए बढ़ाने की बात की गई थी और कहा कि क्योंकि 4 साल तक के लिए आप इसको ला सकते हैं तो इससे क्या होगा कि जो वायलेंस है वो कम की जाएगी और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेज वो अपना काम कर पाएगी। तो यहाँ देखा गया कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए ये प्रपोज किया जाता है कि आप एक्सटेंशन कर सकते हैं 5 साल तक। यानी पंजाब में इमरजेंसी जो है वो लगाने की बात हमने शुरू करी थी 1 साल से हम 3 साल पहुंचे, 3 साल से 5 साल तक पहुंच गए। और इसी तरह से 356 में पंजाब के लिए कुछ स्पेशल पावर्स क्रिएट की गई और पंजाब की जो इमरजेंसी है वो उस तरह से लंबे समय तक ले जाया गया। तो ये था सबसे पहला अमेंडमेंट। दूसरा अमेंडमेंट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज 69th अमेंडमेंट 1991। ये बात करता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की। देखो, काफ़ी लंबे समय से बात चल रही थी कि दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन होना नेसेसरी है। दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस लाने नेसेसरी हैं। इसके लिए यहाँ पे ये कहा गया कि दिल्ली के लिए अब एक स्पेशल लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट करना नेसेसरी है। वो असेंबली जो है इलेक्शन के थ्रू वहाँ पे लोग इलेक्ट होके आएंगे और पावर्स जो है अपनी यूज़ करेंगे, लॉज जो हैं वो बनाएंगे। अच्छा, जब दिल्ली को क्रिएट किया गया तो दिल्ली को एक ऐसे मॉडल पे क्रिएट किया गया जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड और साथ ही साथ आप देखेंगे पुलिस फोर्सेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रख ली स्टेट लिस्ट की। बाकी जो पावर्स हैं लॉ मेकिंग की वो दिल्ली को दे दी गई। तो दिल्ली को ना कभी पूर्णतः स्टेटहुड मिल पाया, ना फिर वो एक यूटी रहा। तो दिल्ली जो है वो पार्शियल स्टेटहुड की तरह रह रहा है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और लैंड के जो डेवलपमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, ये 1 to 8 क्या है, ये एंट्री है लिस्ट 2 की। ठीक है, लिस्ट 2 की ये सारी एंट्री मतलब स्टेट लिस्ट की यहाँ पे जो एंट्रीज हैं उससे हमें आइडिया लग जाता है कि दिल्ली के पास पूरी तरह से स्टेटहुड नहीं है। तो इसके लिए यही कहा गया कि दिल्ली को एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी जोन बनाया जाए। वहाँ पे पार्लियामेंट की सीट भी होगी, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी बैठेगी, वहाँ पे म्यूनिसिपल भी रहेगा। आने वाले समय में म्यूनिसिपल भी ऐड किया गया और इस तरह से दिल्ली का जो डेवलपमेंट है वो होलिस्टिकली हो पाएगा। तो दिल्ली को यूटी से लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ ले जाया गया। यूटी रहेगा लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगा। तो बाद में कहा गया कि इसको हम पूरी तरह से स्टेटहुड नहीं देंगे, इसको हम कहेंगे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो एनसीटी दिल्ली के नाम से इसको जाना जाता है। उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी का स्टेटस दिया गया अमंग यूनियन टेरिटरी। अब इसके लिए क्या किया, इसके लिए एक 239AA जो है ऐड किया गया। क्या क्या लिखा गया इसमें कि दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहा जाएगा उसको। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, मेंबर जो है वो डायरेक्टली लोग चूज करेंगे। ठीक है, 70 मेंबर की असेंबली बनेगी, लोग डायरेक्टली चूज करेंगे। सीट्स का रिजर्वेशन वैसे ही होगा जैसे पार्लियामेंट या अदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में होता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वोटिंग पैटर्न है या फिर जो भी इलेक्शन का प्रोसेस होगा वो सेम होगा जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेट लिस्ट का 1, 2 और 18 जो है वो पार्लियामेंट के पास रहेगा। सिमिलरली कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिन पे दिल्ली लॉ नहीं बना पाएगी, तो इसलिए हम कहते हैं दिल्ली पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। दिल्ली में डीडीए जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। इसके अलावा ये कहा गया कि दिल्ली में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बिठाए जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी कुछ पावर्स होंगी। हमने पहले भी देखा लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो पावर्स रहेंगी उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑर्डिनेंस जो हैं वो इशू कर पाएंगे। अच्छा, मैं बात करूं दिल्ली के सीएम के अपॉइंटमेंट की। ठीक है, सीएम का अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करेंगे लेकिन ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहेगी। तो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एड एंड एडवाइस बेसिकली करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर को और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है अकॉर्डिंगली काम करेंगे। अगर कोई भी दोनों के बीच में मतभेद होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर का या दिल्ली के मिनिस्टर्स का, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस मैटर को प्रेसिडेंट को डिसीजन के लिए भेज देंगे और जैसा प्रेसिडेंट एडवाइस करेंगे वैसा ही किया जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के। पार्लियामेंट जो है वो लॉज बनाती रहेगी जो इंसिडेंटल मैटर्स हैं। ठीक है,
अगर कोई ऐसा मैटर है स्टेट लिस्ट में है लेकिन इंसिडेंटल है कि पार्लियामेंट उस पर लॉ बना रही है और दिल्ली पे वो लॉ जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है, तो पार्लियामेंट उसको कर पाएगी, दिल्ली उसको अपोज नहीं करेगी। तो सीधी सी बात है कि दिल्ली को एक फुल फ्लेजेड स्टेटहुड जो है वो नहीं दिया गया, एक पार्शियल स्टेटहुड के साथ दिल्ली को कंटिन्यू कराया गया। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात है। इस तरह से आप देखेंगे कि दिल्ली का जो दिल्ली को चलाने के जो प्रावधान है वो रखे गए और दिल्ली को इस तरह से एक पार्शियल स्टेटहुड की तरह दिया गया। कई बार ये मैटर उठता भी रहता है कि क्या दिल्ली को पार्शियल स्टेटहुड की जगह फुल स्टेटहुड दे देना चाहिए। ठीक है, तो हम दिल्ली को कई बार ना न्यूयॉर्क जैसे सिटीज़ से हम वहाँ कंपेयर कर लेते हैं, जिसमें न्यूयॉर्क में आप देखेंगे वाशिंगटन जैसी सिटीज़ से हम कंपेयर कर लेते हैं, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की सीट भी बैठती है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। तो कहा जाता है ऐसी जगह जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बैठे, जहाँ पे एम्बेसीज हो, वहाँ पे स्टेट के पास पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर नहीं होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस जो है वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। इससे क्या होगा, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होगा पॉलिसीज़ का, लॉ एंड ऑर्डर सेफ रहेगा और जितने भी फॉरेन रिलेशंस हैं हमारे वो अच्छे से मेंटेन रहेंगे। अगर दिल्ली को हम पूरी तरह से स्टेटहुड दे देते हैं, पुलिस जो है वो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट उस, क्योंकि पार्लियामेंट यहाँ पे है, एम्बेसी यहाँ पे है, तो वो लॉ एंड ऑर्डर इफेक्टिवली मेंटेन नहीं हो पाएगा, कोऑर्डिनेशन के इश्यूज होंगे। तो या तो आप ये कर सकते हैं कि जो भी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल एरिया है, जो एनडीएमसी का एरिया है, वहाँ के लिए एक अलग से आप फोर्स क्रिएट करें और बाकी जो दिल्ली है वो आप सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को दे दें। बट ये कंप्लीटली क्योस ले आएगा। ठीक है, क्योंकि बाइफर्केशन या जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटीज़ है वो क्लियर नहीं होगा, इसलिए कहा गया बहुत सही है कि जो पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, जो लैंड है, वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रखिए और बाकी चीज़ें आप स्टेट गवर्नमेंट को दे दीजिए। और लेफ्टिनेंट गवर्नर हमेशा हैं, दोनों के बीच को में एक लिंकिंग पिन रहने का और काम करवाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी है। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल था ये। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।